हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के बारे में। इससे पिछले पार्ट में हमने ईएमआई और फैराडेज लॉ को पढ़ रखा है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। उसको अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देखिए ताकि आपका जो फ्लो हो वो बना हुआ रहे। ठीक है, चलिए सॉरी लिखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पहले ये पता कर लेते हैं कि आखिर काम किस में आता है। लिख लेंगे दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा ये अगर आपको पता करना है तो हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जहां मैंने आपको बताया था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरफ लगता है, उस फोर्स को निकालने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि मोटर में इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि मोटर चलाना काफ़ी इजी है। स्विच ऑन करो, फैन चलता है, तो मोटर चलाना हमारे बाएं हाथ का खेल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल अपने को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। और लेफ्ट हैंड रूल जो था वो मोटर के लिए इस्तेमाल होता था और राइट हैंड रूल जो है वो जनरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट। तो ये रूल क्या कहता है पहले उसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या है, तो ये कहता है कि इफ वी होल्ड फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, होल्ड नहीं स्ट्रेच बोलना चाहिए, बेटर होगा। if we stretch four finger, middle finger and thumb of our right hand mutually perpendicular to each other such that अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको गिवन होंगी और एक आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रेच होता है। आपको पता होगा लेफ्ट हैंड रूल हम ऐसे क्या करते थे, तो राइट हैंड रूल हम लोग ऐसे रखा करेंगे। इसमें दो चीज़ें हमें गिवन होंगी और एक हमें निकालना होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था FBI रूल पढ़ा था, यहाँ भी ये F है, ये B है, ये I है, लेकिन अब ये जो I है वो इंड्यूस्ड करंट होगा और वहाँ ये I तो बैटरी के थ्रू हम देते थे। बस यही अंतर हो जाएगा इसमें। ठीक है, होगा दोनों सेम, ये भी FBI होता है और ये भी FBI ही होता है, बस नाम का थोड़ा फर्क हो जाएगा कि करंट जो है वो इंड्यूस करंट हो जाएगा। सच दैट थंब shows force and forefinger shows magnetic field, then the middle finger will show induced current। मतलब ये दोनों चीज़ें पहले गिवन होंगी तब जाके आपको ये पता चलेगा कि, समझना आप ज़रा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, तो आपके तरफ क्या होगा,
इंड्यूस्ड करंट होगा। फिर से, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, तो आपके राइट में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। समझ में आ रहा है? एक और देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और फोर्स लगा रहे हैं आपके राइट में, तो मेरे तरफ देखो इस तरीके से, मेरी तरफ क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। तो दो चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, और तीसरा यानी कि इंड्यूस करंट आपको मिल जाएगा। यही है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और ये हो गया उसका स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग जनरेटर रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरेटर के वर्किंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं जनरेटर, और जनरेटर से पहले हमें दो चीज़ और मालूम होना चाहिए, और वो है एसी और डीसी करंट क्या होता है। आपने ये पढ़ रखा है कि करंट होता है, इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम निकाल लें तो वही करंट होता है। अब ये करंट बहुत टाइप का होता है, तो उसमें से एक दो टाइप हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, डीसी करंट क्या होता है। डीसी करंट तो नहीं बोलते हैं, हालांकि डायरेक्ट करंट डीसी अपने आप में ही है, तो इसलिए डीसी लिख लो, या लिख लो पूरा नाम लिख लो, चलो डायरेक्ट करंट लिख लो, डायरेक्ट करंट लिख लो। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, डीसी बोलते हैं। लिखेंगे अ करंट that do not changes, a current whose direction and magnitude is fixed. A current whose direction and magnitude is fixed is called DC current, is called DC current। DC बोलते हैं उसको। कैसा दिखता है वो, ऐसे देखो, ठीक है। तो ये करंट की वैल्यू है। तो DC का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि टाइम के बढ़ने से, ये ग्राफ हो गया टाइम का, टाइम के बढ़ने से करंट जो है उसके वैल्यू में देखो कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका सोर्स क्या होता है, डायरेक्ट करंट अपने को कहाँ से मिलता है, वो अपने को सेल से मिलता है। कोई भी सेल हो या कोई बैटरी हो, इन सभी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। और इट इज़ नॉट डेंजरस। डायरेक्ट करंट डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होता, इट इज़ नॉट डेंजरस। ठीक है, इसमें रिपेलिंग फैक्टर होता है, तो ये अपने को उतना नुकसान नहीं करता। ठीक है, आप खुद देखो। इसमें एक और टर्म बता देता हूँ कि वेव में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि फ्रीक्वेंसी नाम का एक टर्म होता है। हमारे चैनल का नाम है फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होता है कि वो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स पूरा करता है। तो डीसी तो खैर कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसी बोलते हैं, एसी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। अ करंट whose magnitude, a current whose magnitude changes continuously, a current whose magnitude changes continuously and whose direction reverses periodically,
जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता रहे और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज करता रहे, वैसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है इस पर, ऑल्टरनेटिंग करंट्स, तो वहाँ आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हो जाएगा टाइम के हिसाब से। क्या देख रहे हैं आप कि करंट का वैल्यू, तो देखो इस टाइम पर कुछ और है, इस टाइम पे कुछ और है, इस टाइम पे मैक्सिमम है, इस टाइम पे और कम होना शुरू हो गया, फिर यहाँ आके 0 हो गया, फिर क्या हुआ, इसने अपना डायरेक्शन बदल लिया और एक फिक्स पीरियड के बाद ये अपने डायरेक्शन को वापस से रिपीट करता। देखो यहाँ से चला, ये गया, और फिर इतना चलने के बाद ये फिर से उसी पाथ पे चलेगा। मतलब क्या कि एक फिक्स पीरियड के बाद क्या हो रहा है, वो अपने डायरेक्शन को लगातार रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। चूँकि ये वेव का टर्म बना रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हम डिफाइन यहाँ कर सकते हैं। तो लिख लेंगे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? द नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल मतलब एक साइकिल ये, दो साइकिल ये, द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड बाय एन एसी in 1 second is called its frequency। ठीक है, कोई भी एसी जो है वो 1 सेकेंड में कितने साइकिल पूरा कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बोलते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया में जो एसी का फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और यूएसए में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितना होता है? 60 हर्ट्ज होता है। एक बात और सीख सकते हैं हम लोग कि एक साइकिल में आप देखो ये 2 बार अपने डायरेक्शन को बदलता है, यानी कि 50 हर्ट्ज अगर इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी है तो आप समझ लो कि वो 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता होगा। ठीक है, सो ये आपको मिला एसी के बारे में, कुछ डिटेल समझ में आ गया होगा आपको। अब एसी जो होता है इसको ट्रांसमिट करना काफ़ी इजी होता है। इट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड, it can be easily transmitted over long distance without much power loss, बिना किसी खास पावर लॉस के भी उसको बहुत लंबे दूरी तक भेजा जा सकता है। डीसी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, डीसी को अगर आप भेजोगे और आपको उसको कंट्रोल करना है तो डीसी को रोकने के लिए आपको रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑफ कोर्स हीटिंग इफेक्ट से कुछ लॉस कर देता है। लेकिन जो एसी है उसको रोकने के लिए हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इंडक्टर होता है। मैंने बोला ना, चीज़ें बहुत हैं हायर क्लासेस में, तो कुछ टर्म्स मैं आपको बोल देता हूँ कि एसी को कंट्रोल करना काफ़ी आसान है, एसी को ट्रांसमिट करना काफ़ी आसान है, लॉस नहीं होता। डीसी को ट्रांसमिट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि डीसी में लॉसेस ज़्यादा होते हैं। बट एसी इज़ डेंजरस, इट इज़ डेंजरस, और ये आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। घर में हमारे एसी आता है, इसका सोर्स क्या हो जाएगा? इसका सोर्स हो जाएगा एसी जनरेटर्स। ठीक है, जो टरबाइन लगा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसमें एसी जनरेटर्स लगे होते हैं जो कि इस तरीके के करंट को जनरेट करते हैं। और भी करंट के टाइप्स हैं। तीसरा होता है, एक और समझ सकते हो आप, किताब में आपके है नहीं बट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सीख सकते हो, वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट। उसमें जैसे कि लाइटनिंग हो गया। ठीक है, तो लाइटनिंग में क्या होता है, बहुत सारा करंट आता है बट बहुत कम समय के लिए आता है, तो ऐसे करंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। एक होता है वेरिएबल करंट, जो कि डायरेक्शन तो अपना रिवर्स नहीं करता लेकिन ऊपर में ही उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। जैसे मान लो कि अभी करंट ये डीसी है ना, डीसी फिक्स करंट है कि नहीं, ऐसा बना हुआ है। लेकिन वेरिएबल करंट कैसा होगा? तो वेरिएबल करंट कुछ ऐसा होता है, ऐसा
ठीक है, उसकी वैल्यू अलग अलग हो रही है, मतलब कि ऐसे भी है सामने, कभी नीचे हो गया, ऐसे चला, ऐसे चला, कुछ भी हो गया, तो उसका वैल्यू बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो रिवर्स नहीं करता अपने डायरेक्शन को। ऐसे करंट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल करंट बोलते हैं। तो बहुत टाइप होते हैं करंट के, ये जो मैंने आपको बताया वेरिएबल करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है, दो ही आपको पढ़ना है, AC और DC। तो यहाँ तक नोट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रखा है ऑलरेडी, फिर हमने EMI पढ़ा, और अब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या करता है? देखो नाम से लग रहा है जनरेट करना, कुछ बनाता होगा। ये क्या बनाता होगा? तो एक ऐसा डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, मतलब क्या कि आप इसको कहीं ना कहीं से फोर्स या कहीं ना कहीं से आप इसको मूव कराओगे, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी दोगे, तो ये क्या करेगा? आपको बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। जो मोटर होता था वहाँ क्या करते थे? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे, तो वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देता था। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। फैराडे के जो फैराडे ने का जो थिंकिंग था, उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स दें और हमें करंट मिल जाए। तो उसका एक कहते हैं ना कि वो एक कंसेप्ट था, उसका ये टेक्नोलॉजी है आ चुका। क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप इसको घुमाओ और ये आपको क्या देगा? करंट ला के देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किस पर बेस्ड है? कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब इस देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में 4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में हम बात कर चुके हैं, मोटर जब पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में सीखा था कि एक ऐसा कॉइल जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर का वाइंडिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। और ये वाइंडिंग कहाँ होता है? सॉफ्ट आयरन कोर पर होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी ईजिली अलाउ करता है पास होने के लिए। ठीक है, तो एक तो आर्मेचर होगा इसमें। आर्मेचर ही वो है जो घूमता है किसी भी जनरेटर या किसी भी मोटर के अंदर। आर्मेचर का ही काम है लगातार घूमते रहना। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं फील्ड मैग्नेट्स। ये पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं जिनका काम है कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते रहना। तीसरा इसमें होता है स्लिप रिंग्स। मोटर में हमने स्प्लिट रिंग यानी कि टूटे हुए रिंग्स का इस्तेमाल किया था, ऐसे स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम स्लिप रिंग्स यानी कि कंप्लीट रिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगला क्या होता है? कार्बन ब्रशेज। ब्रशेज वहाँ भी थे, ब्रशेज यहाँ भी हैं। ठीक है, तो जो जनरेटर है वो किस टाइप का इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करता है, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप का जनरेटर होता है। तो उसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरेटर। जनरेटर 2 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है AC जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला AC जनरेटर। और दूसरा होता है DC जनरेटर, जो कि डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। सो AC जनरेटर और DC जनरेटर 2 अलग अलग जनरेटर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है AC जनरेटर क्या होता है। तो हेडिंग लिख लेंगे AC जनरेटर। क्या लिख लेंगे? AC जनरेटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल सब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, पार्ट्स भी सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर पार्ट्स को मेंशन करेंगे और उसको बना कर देखेंगे कि पार्ट्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये तो एक जनरल पार्ट था, किसी भी जनरेटर में इतने पार्ट्स होते हैं। एक बार फिर से हम उसको AC जनरेटर के लिए दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो AC जनरेटर के लिए सबसे पहला पार्ट हम क्या नोट कर लेते हैं? वो है अगेन आर्मेचर, विच इज़ कॉमन। इसको हम कॉइल बोलते हैं, आर्मेचर बोल दो, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। आर्मेचर में कॉपर वाइंडिंग भी होती है। आर्मेचर। नंबर 2, इसमें स्लिप रिंग्स होगा, यानी फुल रिंग्स होते हैं इसमें। नंबर 3, इसके बाद इसमें फील्ड मैग्नेट्स भी होगा। फील्ड मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते जो काफ़ी पावरफुल होता है, फील्ड मैग्नेट्स। नंबर 4, कार्बन ब्रशेज होंगे।
कार्बन ब्रशेस होंगे, और लास्ट में ऑफ कोर्स एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसी को हम बाद में वोल्ट मीटर में और एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। इसमें आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इतने पार्ट्स होते हैं एसी जनरेटर के अंदर। अब इन पार्ट्स को हम जरा बना के देखते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, फील्ड मैग्नेट्स। तो ये है आपके सामने फील्ड मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पर हम बनाते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल हो गया। सो दीज आर द टू फील्ड मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। चलिए अब इसके बीच में हम बनाएंगे अपना आर्मेचर, जो कि रेक्टेंगुलर कॉइल कह सकते हैं आप। उसी के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो उसको आर्मेचर बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द कॉइल और आर्मेचर, ओके। एसी जनरेटर बनाते वक्त आप एक एंड को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। जब इसको 3D में देखोगे तो ये ऐसा बना होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर होता है, और एक एंड थोड़ा आगे तक होता है, एक थोड़ा पीछे ही तक होता है, ठीक है ना। 3D में से दिखता है। यहाँ पर एक रिंग लगा होगा और यहाँ पर दूसरा रिंग लगा होगा, ऐसे दो रिंग्स बने होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूँ कि देखिएगा, सपोज ये एक कॉइल है, तो यहाँ से एक एंड थोड़ा लंबा होगा, एक एंड थोड़ा छोटा होगा, एक रिंग यहाँ पर लगा होगा और एक रिंग यहाँ पर लगा होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे आगे पीछे ये रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्लिप रिंग, तो इसका नाम कर देंगे रिंग R1, इसका नाम कर देंगे रिंग R2, और ऑफ कोर्स रिंग से कनेक्ट होगा कौन, कार्बन ब्रशेस। ये तो आप मोटर से इतना तो सीख गए होंगे कि ब्रशेस रिंग से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ भी एक ब्रश कनेक्ट होगा अपना, और R1 से कनेक्ट होने वाला ब्रश B1 कहलाएगा, और R2 से कनेक्ट होने वाला ब्रश B2 कहलाएगा। और यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो कि वो यहाँ पर सेल बना देते हैं। सेल मत बनाना, क्योंकि ये करंट आपको देने वाला है, हम उसको करंट नहीं दे रहे, वो हमें दे रहा है। तो उस रिसीव किए गए करंट को चेक करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, और ये आपका सर्किट बनके तैयार है। दिस इज़ द सर्किट ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। ये वाला जो है वो देखो, वो यहाँ से पास हो रहा है, वो इसको टच नहीं कर रहा, वो उसके बीच से निकल रहा है बाहर की तरफ। थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए ऐसा बनाएंगे इसको, ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे निकलेगा, और डायरेक्ट वो यहाँ टच हुआ है और ऐसे पहुँच गया उधर। तो ये कंस्ट्रक्शन है आपका एसी जनरेटर का, और ये इसके पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग इसका वर्किंग समझते हैं, दो अलग अलग डायग्राम बना के, जैसे हमने मोटर में किया था कि एक फेज में क्या होता है, अगले फेज में क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया था कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। अब हेडिंग लिखेंगे वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। बहुत ही डिटेल में समझना है इसको, बहुत ही आसान टॉपिक है। जब किसी टॉपिक को बहुत जल्दी पढ़ा के निकाल दिया जाता है तभी वो टफ लगता है। अगर आराम से समझाया जाए तो इतना मुश्किल टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, सो नाउ वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। देखिए क्या होता है एसी जनरेटर में, समझते हैं। तो डायग्राम आपको याद होगा, हमने यहाँ क्या बनाया था, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और यहाँ क्या बनाया था, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बीच में क्या लगा हुआ था अपना, दिस वाज द आर्मेचर,
ठीक है, ये यहाँ एक ब्रश है और एक ब्रश यहाँ है। यहाँ गैल्वेनोमीटर है। जब करंट आएगा तो ये इसको सेंस करेगा। और एक हम यहाँ पर एक वर्चुअल एक्सिस बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि जब इसको हम रोटेट करें तो हमें पता हो कि हम कौन से एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं और रोटेट हमें करना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि ये जनरेटर है, यहाँ फोर्स हमें देना पड़ता है। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इसका नाम रख दें, ये रिंग का नाम कर देते हैं R1, इस ब्रश का नाम रख देते हैं B1, इस रिंग का नाम कर देते हैं R2 और इस ब्रश का नाम कर देते हैं B2। ठीक है। अब देखिए, आपने जैसे इसको इधर घुमाया तो ये वाला हिस्सा कहाँ गया, अंदर, और ये वाला हिस्सा कहाँ गया, बाहर। ऐसे रखा हुआ है ना, तो ऐसे घुमाया तो ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ, तो ये वाला हिस्सा अंदर गया, ये हिस्सा बाहर आया, ऐसे घुमा। ठीक, तो जरा अब इस वाले एंड पर, जिसका नाम अभी हम चाहें तो ABCD लिख सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं। तो अगर AB एंड की बात करें तो यहाँ पर हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, देखते हैं कहाँ पर आता है। ठीक है, देखो, तो पहले तो अपने राइट हैंड के ऐसे 3 फिंगर्स को सेट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी कि आपको इस तरफ क्या रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा इधर से कर लूँ, कंफर्टेबल होगा थोड़ा सा मेरे लिए। नॉर्थ साउथ उधर रख लिया हमने। ठीक है, अब इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर। फोर्स कौन देता है, थंब। तो थंब चला गया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, थंब चला गया अंदर। देखो मिडिल फिंगर कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे इस वाले एंड में। देखो फोर्स अंदर है, ये उधर है, तो करंट नीचे जाएगा, यानी कि करंट यहाँ कहाँ गया, नीचे। इसको घुमाने से ही क्या हुआ, करंट नीचे बनना शुरू हो गया। अब करंट नीचे गया, फिर करंट इधर गया, फिर करंट इधर गया। इस रिंग में करंट आ गया कि नहीं आ गया, इस रिंग में करंट आया, वहाँ से ब्रश में करंट चला गया, इसमें चला गया, डिफ्लेक्शन इधर शो हो गया। ठीक है, करंट ऐसे आ गया। इस वाले एंड में करंट इधर बना है, तो आप बताइए इस वाले एंड में अगर राइट हैंड रूल लगाया जाए, चेक करेंगे, B उस तरफ है, FBI, B उस तरफ है, फोर्स इस पे लग रहा है बाहर की तरफ, तो करंट कहाँ जाएगा, इसमें ऊपर जाएगा। तो इसमें करंट ऊपर गया होगा, तो ऑफ कोर्स यहीं से गया होगा, इस बीच से आया होगा। देखो ऐसे गया, ऐसे गया। अब करंट जो है आया तो इस बीच से होके गया, ये जैसे रिंग बना है ना, तो करंट ऐसे बीच से होके निकला है। देखो ऐसे, वहाँ चले, ऐसे चला गया। तो आपको यहाँ पर एक करंट मिला जो कि इसमें लेफ्ट से राइट जा रहा है। और इसको हम लगातार घुमा के क्या करेंगे, अब 180 पे ले आएंगे, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 180 डिग्री, 180 डिग्री घूमने के बाद क्या क्या कंडीशंस होंगे, जरा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देख लो, फिर से क्या करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाएंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। पोल्स तो घूमते हैं नहीं, पता है ना कौन घूमता है साथ में, सिर्फ आर्मेचर और रिंग्स घूमते हैं और कोई नहीं घूमता, बाकी सब सेम रहता है। नॉर्थ पोल, और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। ये अपना आर्मेचर है, द आर्मेचर। अब देखो जब ये 180 घूम गया होगा तो ये बड़ा वाला हिस्सा इधर आ गया होगा, छोटा वाला हिस्सा इधर आ गया होगा। तो ये बड़ा वाला हिस्सा जो है वो यहाँ आ गया और छोटा वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर आ गया। उल्टा हो गया ना, रिंग्स तो अपनी जगह है, ऐसा ही है। ब्रशेज अपना लोकेशन चेंज करेंगे नहीं, ब्रशेज तो वहीं रहेगा। और यहाँ गलती होती है बच्चों से, वो ब्रशेज को उल्टा कर देते हैं। ब्रशेज अपना लोकेशन कभी चेंज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। ब्रशेज विल नेवर चेंज देयर लोकेशन। ठीक है, अब देखो ये A था, ये B था, तो B आ गया यहाँ पे, A आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया A और ये हो गया B।
देखो ये डी है और ये सी है, तो डी आ गया इधर और सी आ गया इधर, ठीक। ये हो गया अपना एक्सिस जिसके अबाउट इसको हम घुमा रहे थे, राइट। घुमा तो अभी भी इधर ही रहे हैं। टरबाइन पर पानी जब गिरता है या तो लगातार ऐसे घूमता रहता है ना, कंटिन्यूअस लगातार घूमता ऐसे घूमता रहता है वो, ठीक है। तो अभी भी ये हिस्सा कहाँ जा रहा है, अंदर, और ये हिस्सा कहाँ जा रहा है, अभी भी बाहर जा रहा है। ये अंदर जा रहा है और ये बाहर जा रहा है। फिर से वही नियम लगाओ जरा इसमें, पहले और तार जोड़ दें इसमें, गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं इसमें, ये अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। ये रिंग जो है, देखो ये रिंग तो R1 ही है, ऑफ कोर्स ये रिंग R1 है, और ब्रशेस तो कहाँ बदला, वो तो वही रिंग था ना यार। तो ये ब्रशेस क्या रहेगा, B1 ही रहेगा, वो तो थोड़ा चेंज हुआ। वो तो ये पूरा फुल रिंग है, वो तो ऐसे घूम जाएगा, क्या पता चलेगा, देखो ऐसे घूम गया, कोई पता नहीं चल रहा। और ये क्या होगा, दिस इज अगेन R2, और ये क्या होगा, B2 होगा, ठीक। तो रिंग्स अपने लोकेशन पर ही घूम गए ऐसे, और वो देखो ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, साथ में कॉइल भी घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया, और ये घूमते हुए इससे अपना कांटेक्ट बना लिया, ये घूमते हुए इससे अपना कांटेक्ट बना लिया। अब इसमें अगर इन गया, फिर से वही नियम लगाओ, बी उधर है ना, फोर्स अंदर तो करंट नीचे। अब देखो इसमें जो करंट नीचे बना वो करंट आया इधर आया, लेकिन आप बताओ वो जो करंट है इसके बीच से होकर चला गया ना। वो करंट जब यहाँ पर आया तो करंट क्या हुआ, इस बीच से होके चला गया। ये रिंग ऐसा है ना, तो इस रिंग से होके करंट ऐसे चला गया, ऐसे, इस पर टच ही नहीं हुआ। तो करंट अब इधर आ गया, इस वाले में आ गया, करंट ऐसे अंदर आ गया, इसमें गया ही नहीं करंट। अब इसमें आके इस रिंग में आ गया, इस रिंग से इस ब्रश में आ गया, इस ब्रश से इधर आ गया, डिफ्लेक्शन अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। अब यहाँ आ गया, इधर चला गया, इसमें गया, इससे पहले इस रिंग में चला गया, इस रिंग से इसमें, इससे इसमें ऊपर करंट आ गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। क्या देख रहे हैं आप, अभी करंट लेफ्ट से राइट था, अभी करंट राइट से लेफ्ट है, और करंट की वैल्यू भी लगातार बदलती रहती है। इसीलिए जब इन दोनों करंट को कंबाइन करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अपने को वही AC का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर एंगल की बात करें तो ये नॉर्मल एंगल है, ये वो है जब 180 डिग्री हो गया, जो डायरेक्शन बदल गया, और ये वापस से क्या होता है 360 डिग्री पे वापस से आपको वही फेस मिल जाएगा। अभी 0 डिग्री है, अभी 180 हो गया, और फिर वापस से क्या होगा अपने को 0 डिग्री पर, आई मीन 360 डिग्री पर आपको फिर से वही फेस मिल जाएगा। तो ये है इसका ओवरऑल वर्किंग। इसका आप एक फ़ोटो ले लो, चाहे अगर आप साथ बना रहे हैं तो बना लीजिए। अब मैं आपको इसका वर्किंग लिखा देता हूँ कि ये कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसका वर्किंग लिख लेते हैं। वर्किंग तो ये डायग्राम हो गया ना, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो जो आपने सीखा है उसको बिल्कुल कॉपी कर लो। लिखेंगे व्हेन द एंड AB of the armature, when the end AB of the armature moves inwards, the current is induced in it by the principle of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से जो है वहाँ पर करंट इंड्यूस होगा AB वाले एंड में, ठीक है। तो लिखेंगे across the galvanometer, the current is along left to right direction, left to right
डायरेक्शन। जो अभी आपने डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के हिसाब से करंट आपको लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मिलेगा, जो अभी कंडीशन है ये पहले वाले केस में। ठीक है, तो करंट यहाँ से आया, फिर रिंग R1 में गया, R1 रिंग से B1 में गया, ये भी हम लोग लिखेंगे। तो करंट जनरेटेड फ्रॉम द AB एंड एंड मूव्स अलोंग ring R1 from brush B1 to galvanometer back to B2 again to R2 and then to R1 and again in the CD coil। ये लैंग्वेज भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब लिखेंगे आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री the end CD of the armature, the end CD of the armature, the end CD of the armature, ये तो नहीं, खैर अब दूसरा वाला डायग्राम था जो मैंने बताया था आपको, उसको चेक करेंगे। the end CD of the armature, the end AB of the armature moves inwards and AB moves outwards, due to this the induced current is along opposite direction कहाँ, right to left in the galvanometer, ठीक है, in the galvanometer। ओके, तो इससे हमने क्या देखा, so the current reverses its direction, after each 180 डिग्री, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, AC जनरेटर बोलते हैं। राइट, तो जो चीज़ आपने सीखी है उसको आप इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हैं। और इसमें एक और हम टॉपिक ऐड कर लेंगे कि जो हमें ये इंड्यूस करंट मिलता है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो उसको मेंशन कर लेते हैं, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो हमने वहाँ पढ़ा था ना मोटर में, ऐसे ही यहाँ भी पढ़ लेते हैं, इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहला इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर, जो आर्मेचर है अपना, उसमें जितने ज़्यादा टर्न्स आप बढ़ाएंगे आपको इंड्यूस करंट उतना ही क्या मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। नंबर 2 लिखेंगे इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ आर्मेचर, एरिया बढ़ाने से फ्लक्स ज़्यादा पास होता है, ज़्यादा फ्लक्स कट होता है। फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में, इससे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा बनता है, इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा बनता है। ईएमएफ वर्ड आपको भी नहीं पढ़ना फिलहाल, असली में बनता इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो एक अलग कहानी है, फिर 10th में उसका कोई चर्चा है नहीं, इसलिए मैं उसको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, मैं सीधे करंट बता रहा हूँ। नंबर 3 इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन के स्पीड को बढ़ाने से भी आप इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा ले सकते हैं। और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना बढ़ा के रखोगे आपको उतना ही ज़्यादा इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे कि आप इंड्यूस करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं।
दिस वॉज ऑल अबाउट AC जनरेटर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे DC जनरेटर के बारे में। थैंक यू सो मच।